बच्चों, जैसा आप देख रहे थे यहाँ पर कुछ अपन ने रसायन विज्ञान के, कुछ जीव विज्ञान के, और आज बात करेंगे अपन भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं वन लाइनर क्वेश्चन और उनके आंसर अपन देख रहे हैं। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। देखो पहला क्वेश्चन क्या है फिजिक्स में, यानी कि भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पर समान होता है हमेशा के लिए। दूसरा क्वेश्चन, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, यानी कि कितने mm के बराबर होता है। तो 0.001 mm के यहाँ पर बराबर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा है वो कितना गुना बढ़ जाती है। तो 4 गुना उसकी गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। उससे अगला कि 1 जूल है कितने अर्ग के बराबर होता है। तो बेटा याद रखना 1 जूल है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर यहाँ पर माना जाता है। उससे आगे कि रॉकेट है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यहाँ पर कार्य करता है। उससे आगे कि भौतिक संतुलन है समांतर बल के सिद्धांत पर यहाँ पर कार्य करता है। क्वेश्चन पूछ ले कि भौतिक संतुलन है कौन से बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो समांतर बल के सिद्धांत पर यहाँ पर कार्य करता है। उससे आगे कि प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक है। तो दूरी का मात्रक होता है बेटा। उससे आगे कि 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर यहाँ पर 1 प्रकाश वर्ष को यहाँ पर माना जाता है। आगे कि 1 बार है कितने पास्कल के बराबर होता है। तो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर यहाँ पर 1 बार को माना जाता है। उससे आगे कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक की झूलने की अवधि है वो कितने गुना हो जाती है। तो लोलक की घूमने की अवधि या झूलने की अवधि जो होती है वो 2 गुनी यहाँ पर हो जाती है। उससे आगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन है वो किन्होंने किया था। तो वो न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का या गुरुत्वाकर्षण नियम का यहाँ पर प्रतिपादन किया था। उससे आगे कि किसी सरल लोलक की लंबाई यदि 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना प्रतिशत बढ़ जाता है। अभी अपन ने लंबाई देखी, लंबाई यदि 4 गुनी की जाएगी तो झूलने की अवधि 2 गुनी, और लंबाई यदि 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल है वो भी यहाँ पर 2% ही बढ़ जाता है। उससे आगे कि गतिज ऊर्जा के वेग में यदि 25% वृद्धि करने से गतिज ऊर्जा में यहाँ पर कितनी वृद्धि हो जाती है। तो 56.25% की यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, यानी कि डबल से कुछ ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। आगे क्वेश्चन पूछ लिया कि लेंस की समता की इकाई है वो क्या होती है। तो डायोप्टर होती है बेटा। उससे आगे कि जब एक गैस के पात्र में यहाँ पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान है हमेशा के लिए क्या रहता है। तो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। उससे आगे कि कोणीय वेग की सही इकाई है वो क्या है। तो रेडियन प्रति सेकंड यहाँ पर कोणीय वेग की इकाई मानी जाती है। उससे आगे क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग है वो किस में किया जाता है। तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में यहाँ पर किया जाता है। उससे आगे यदि देखें तो आगे है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना गुना होता है। तो 1/81 गुना यहाँ पर माना जाता है। उससे आगे कि द्रव्य में बूंद या वर्षा की बूंद को गोलाकार होने के कारण जो होता है वो क्या होता है। तो वो पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद जो होती है वो गोलाकार यहाँ पर ग्रहण कर लेती है। उससे आगे कि जल का घनत्व है सर्वाधिक है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक यहाँ पर माना जाता है। उससे आगे कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है वो कितना महसूस होता है। तो वो 0 यहाँ पर महसूस होता है। उससे आगे कि ठोस धातु में ध्वनि का वेग है सर्वाधिक तथा गैस में यहाँ पर कोई भी ध्वनि का वेग जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर सबसे कम माना जाता है। उससे आगे कि निर्वात में ध्वनि का वेग है वो कितना होता है। तो वो 0 होता है। उससे आगे कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत की खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी और कहाँ के थे। तो वो थे अपने आर्किमिडीज, और आर्किमिडीज जो थे वो ग्रीस के निवासी थे, यानी कि ग्रीस निवासी यहाँ पर हैं।
उससे आगे कि दर व बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है वो क्या होता है, तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर उसमें संकुचन हो जाता है और वो कम से कम क्षेत्रफल यहाँ पर घेरती है। उससे आगे कि रेगिस्तानों में बादल है वो निम्न आर्द्रता के कारण यहाँ पर नहीं बरसते हैं, यानी कि रेगिस्तान जो होता है उसमें बरसात कम होने का कारण क्या होता है कि आर्द्रता है वो कम से कम होती है और कम से कम आर्द्रता के कारण यहाँ पर बरसात कम से कम होती है। उससे अगला कि मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि झील का तली का पानी यहाँ पर नहीं जमता है, यानी कि ऊपर का तल है वही जमता है, बाकी नीचे झील का पानी है वो नहीं जमा होता है। उससे आगे कि तेल दीपों में बत्ती का तेल है कौन सी क्रिया के कारण ऊपर उठता है, तो वो कोशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। उससे आगे आपेक्षिक आर्द्रता है वो किस में मापी जाती है, तो वो हाइग्रोमीटर नामक यंत्र के द्वारा यहाँ पर आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। उससे आगे कि बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर बर्फ़ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि कारण क्या है, तो क्योंकि दाब अधिक होने के कारण बर्फ़ जो होती है उसका गलनांक है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, और गलनांक घट जाने के कारण बर्फ़ आपस में यहाँ पर चिपक जाती है। उससे आगे कि पानी से भरे गिलास में बर्फ़ के टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास के पानी का जो तल होता है वो क्या होता है, यहाँ पर अपरिवर्तित होता है। क्योंकि उसका कारण ये होता है कि पानी में बर्फ़ जब डाली जाती है तो बर्फ़ अपना आयतन पहले ही घेर चुकी होती है, इस कारण उसका तल है वो अपरिवर्तित रहता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा यहाँ पर प्राप्त की जाती है। उससे आगे यदि अपन देखें कि हिम नदी से बर्फ़ है निचली सतह से पिघलना यहाँ पर प्रारंभ होती है, यानी कि निचली जो सतह होती है वो सबसे पहले और ऊपर की सतह है सबसे बाद में यहाँ पर पिघलती। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा विकिरणों की गति है प्रकाश के वेग के यहाँ पर क्या होती है, तो बराबर मानी जाती है। उससे आगे कि पहाड़ों पर पानी दाब कम होने के कारण यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर भी यहाँ पर उबलने लग जाता है, यानी कि दाब कम होगा तो कम टेम्परेचर पर यहाँ पर पानी है भाप बनना चालू हो जाता है। उससे आगे कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है, यानी कि ऊपर जाकर वो फटेगा क्योंकि वायु दाब है वो घट जाने पर वो गुब्बारा फूट जाता है। अगला है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस मान है वो हमेशा के लिए क्या होता है, समान, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मान है वो -40 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर समान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वो कौन सी है, तो सौर ऊर्जा है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा है वो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत में मानी जाती है। उससे आगे कि ज्योति तीव्रता की इकाई जो होती है या मात्रक जो होता है वो क्या है, तो कैंडेला माना जाता है। उससे आगे कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को यहाँ पर क्या कहते हैं, अपन विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। उससे आगे कि एक्सरे की खोज किसने की थी, तो रोएंटजन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1895 में यहाँ पर एक्सरे की यहाँ पर खोज की थी। उससे आगे कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट प्रति घंटा है वो विद्युत शक्ति की इकाई यहाँ पर मानी जाती है। उससे आगे कि केल्विन पैमाने पर जल है वो कितने डिग्री केल्विन पर यहाँ पर पिघलता है, तो 370 डिग्री केल्विन पर यहाँ पर जल है पिघलता है, बल्कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, सेल्सियस में यदि देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पर और केल्विन में 370 डिग्री केल्विन पर यहाँ पर उबलता है। उससे आगे कि परमाणु बम की खोज है वो किन्होंने की थी, तो वो एक वैज्ञानिक थे अपने ओटो हान, उन्होंने यहाँ पर परमाणु बम की खोज की। उससे आगे कि मृग तृष्णा बनने का कारण है वो क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है मृग तृष्णा यहाँ पर बनती है। उससे आगे कि प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है, यानी कि उसके तरंग दैर्ध्य है उसी के द्वारा प्रकाश का रंग है वो निश्चित किया जाता है। उससे आगे कि विमान का आविष्कार है वो किन्होंने किया था, तो वो राइट ब्रदर्स 2 भाई थे, उन्होंने यहाँ पर विमान का आविष्कार किया था। उससे आगे कि सूर्य की किरणों की तीव्रता है वो किसके द्वारा मापी जाती है, तो एक्टियोमीटर
एक यंत्र है अपना एक्टियोमीटर। जैसे दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है, उसी प्रकार सूर्य की किरणों की तीव्रता है वो एक्टियोमीटर के द्वारा यहाँ पर मापी जाती है। उससे आगे है कि ध्वनि तरंगें हैं वो कौन सी होती है। ध्वनि तरंगें हैं